देखिए जी, अभिनव मेरा इकलौता बेटा है। इसके अलावा एक बेटी है मेरी, उसकी शादी हो गई है और अब वो अपने ससुराल में ही रहती है। कभी कभार ही आना होता है उसका। अब आप तो जानती हैं, बेटियों की जब शादी हो जाती है तो वो अपनी घर गृहस्थी को संभालने में ही बिजी हो जाती हैं। तो आप बस ये समझ लो कि आपकी बेटी खूब राज करेगी। बस यही बोलकर रूपाली की सास ललिता उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे समझ आ जाता है कि उसकी ननद आए दिन ही अपने मायके में आकर पड़ी रहती है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, लगता है सुरभि दीदी आई हुई हैं। अभी परसों ही तो वो आई हुई थी, जब तू उसके लिए समोसे बना रही थी। आज फिर वो आ गई क्या? इसके सास ससुर कुछ कहते नहीं क्या इसे? यहाँ तो तू अगर एक दिन भी मायके आ जाए तो तेरे ससुराल वालों के फोन पर फोन आ जाते। अरे इसे कोई कुछ कहता क्यों नहीं? क्या बताऊँ माँ, अब माँ जी तो इसे कुछ नहीं कहती, तो फिर मैं कौन होती हूँ इसे कुछ कहने वाली। उधर बाहर सुरभि की आवाज आ रही होती है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था जो भी कवर लेने हो सोफे के वो गुप्ता शोरूम से ही लेना, लेकिन ये तो वहाँ के सोफे कवर है ही नहीं। और ऊपर से लाल रंग के सोफे के कवर कौन लेता है? मैंने कहा था ना सामान मेरे जेठ की दुकान से ही लेना। अब उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। उल्टा दो बातें मुझे ही सुननी पड़ेगी। आपको इतनी समझ नहीं है, लेकिन भाभी तो बोल सकती थी ना। अब भाभी का क्या है, वो तो अकेली है, कोई बोलने वाला है नहीं। लेकिन मेरे जेठ जेठानी सास ससुर सब है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लेकिन दीदी ये तो मैं लाई ही नहीं। आपके भैया गए थे अपने दोस्त के शोरूम ओपनिंग पर, तो वही ले आए। अब गए थे तो कुछ न कुछ तो लेना बनता ही है ना। अच्छा ठीक है। वैसे भाभी शाम को आप खाने में ना छोले भटूरे बना लेना, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ससुराल में बनाने पर तो मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। 2 भटूरे खाने के लिए मुझे सबके लिए बनाना पड़ता है, ऊपर से सारा किचन फैलता है वो अलग। ठीक है भाभी, सुन लिया? हाँ दीदी, मैं बना दूंगी। और हाँ, तनिष्क भी ऑफिस से यहाँ आते हुए जाएंगे, तो आप उनके लिए भी बना देना। ठीक है दीदी। रूपाली रसोई में जाती है और अपनी ननद के लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेकर आती है। कुछ देर बाद वो छत से कपड़े उठाकर लाई और उनकी तह बनाने लगी। अपनी भाभी को बिना प्रेस किए कपड़े रखते हुए देख सुरभि बोली, अरे भाभी, आपने बिना प्रेस किए कपड़े अलमारी में रख दिए? हाँ, वो क्या है ना, प्रेस खराब हो गई थी तो इसलिए। तो क्या आपके पापा ने आपको प्रेस भी नहीं दी दहेज में? मेरे पापा ने तो मुझे हर सामान दिया था। ये सुनकर रूपाली दुखी हो गई, क्योंकि वो गरीब घर से थी और उसे कुछ ज्यादा नहीं मिला था। शाम को रूपाली रसोई में छोले भटूरे बनाने की तैयारी करती है, तभी सुरभि भी वहाँ आ जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अच्छा भाभी, वैसे वो क्रॉकरी सेट कब लिया? ये तो आपके भैया को कंपनी से मिला था दिवाली पर। अच्छा, तो फिर मैं इन्हें ले जाऊं? वो क्या है ना, मेरे ससुराल में रखा क्रॉकरी सेट थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है दीदी, ले जाना। पहले खाना बनकर तैयार है, वो तो खा लीजिए। रूपाली सबको खाना परोसती है, तभी सुरभि का पति भी वहाँ आ जाता है। वो सब छोले भटूरे खा लेते हैं। तभी सुरभि अपने पति के साथ जाने लगती है। अच्छा भाभी, अगर छोले भटूरे तो 4-5 पैक कर दो, क्या पता बच्चों को फिर भूख लग जाए। वैसे यहाँ के लिए तो कम नहीं रहेगा ना? अरे नहीं बेटी, तू ले जा। अगर कम रहेगा भी तो मेरे लिए रूपाली रोटी लगा देगी, और ये दोनों तो वैसे भी जरा सा खाना खाते हैं। सुरभि वहाँ से चली जाती है, लेकिन सारा वक्त किचन में रहने के बावजूद भी पूरे दिन की थकान और उन सब की बातों से अब रूपाली परेशान हो चुकी थी, और अब उसका मन करता था कि यहाँ से सब कुछ छोड़कर वो कहीं चली जाए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर अगले हफ्ते, अरे रूपाली बहू, वो सुरभि का फोन आया था। काम करते हुए ना उसके हाथ की उंगली कट गई है, इसलिए उससे घर का काम नहीं हो पा रहा। वो कुछ दिन यहीं रहने के लिए आ रही है। अपनी सास की बात सुनकर तो रूपाली का माथा ही गर्म हो गया। वो अपने कमरे में जाकर जल्दी सामान समेटने लगी। ये देख उसके पति अभिनव ने उससे कहा, अरे क्या बात है रूपाली, तुम ये सारा सामान बेड के अंदर क्यों छिपा रही हो? क्योंकि पति देव जी, आपकी प्यारी बहन सुरभि आ रही है ना। कल ही बाजार से मैं ये सामान खरीद कर लाई हूँ। कहीं उनकी नजर इस पर पड़ गई तो वो सब अपने साथ न ले जाए। अभिनव को अपनी बहन की आदत का पता था, इसलिए वो चुप रहा। शाम को ही सुरभि अपने बच्चों के साथ वहाँ धमकी, वैसे माँ एक बात तो बता, भाभी को बार बार मेरे यहाँ आने से कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे उसे क्या परेशानी होगी, 2 रोटी ही तो बनानी है उसे, और वैसे भी ये घर हमारा है, तो हम अपनी बेटी को जितनी बार बुलाएं हमारी मर्जी, तू चिंता मत कर। बिल्कुल सही कहा माँ आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। अच्छा बच्चों, अब तुम यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? जाओ अपनी मामी के कमरे में जाओ और वहाँ एसी और टीवी ऑन करके बैठ जाओ। ठीक है मम्मी, चल बंटू, हम वहाँ चलकर खेलते हैं। दोनों बच्चे रूपाली के कमरे में चले जाते हैं। अच्छा माँ, अब भाभी को बोलो ना हमारे लिए मैंगो शेक बना देगी और फिर पकौड़ी भी तल देंगी। वैसे माँ एक बात कहूँ, उंगली कटने का तो मैंने बहाना बनाया था। वो बच्चों को हफ्ते भर की छुट्टियां मिल गई हैं, इसलिए सोचा यहाँ आकर रेस्ट कर लूं। अच्छा किया, अब तू यहाँ आराम से रह।
उधर बच्चों ने मिलकर रूपाली का कमरा तहस नहस कर दिया। रूपाली सारा दिन काम करके थक गई थी। शाम को जब खाना खाने लगे तो सुरभि बोली, आय हाय, ये भी कोई सब्जी है भाभी? भला शाही पनीर ऐसे बनता है क्या? भाभी इससे अच्छा होता दाल या आलू ही बना देती ना, कोई स्वाद नहीं है इसमें। नहीं सुरभि, इतनी बढ़िया सब्जी तो बनी है। अब खा भी ले बेटी, सब्जी बनाने का भी एक तरीका होता है। अब हर कोई तो स्वादिष्ट सब्जी नहीं बना सकता ना, पता नहीं कैसे कैसे बनाती है। ये सुनकर तो रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। जैसे तैसे उसने वो हफ्ता काट लिया। सुरभि अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। अब जाकर रूपाली की सांस में सांस आई। ऐसे ही कुछ दिन बीते, फिर पता चला कि बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। रूपाली की तो सोचते ही रूह कांपने लगी कि कहीं उसकी ननद पूरे 2 महीने के लिए आ गई तो। तभी उसकी बेटी नेहा उसके पास आई। माँ, आपको पता है मेरी 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, चलो ना हम नानी के घर चलते हैं। नहीं बेटी, वहाँ तुम्हारी मामी की तबीयत खराब रहती है, हमारे वहाँ ज्यादा दिन रहने से उनका खर्चा भी ज्यादा होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर अभिनव ने कहा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? इस बार छुट्टियों में तुम सुरभि के घर पहुंच जाओ और माँ को मैं तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगा। रूपाली को अपने पति की ये बात जंच गई और वो स्कूल बंद होते ही बैग लेकर अपनी ननद के घर पहुंच गई। ये देख सुरभि चौंक गई और बोली, अरे भाभी, आप और नेहा यहाँ, और वो भी सामान के साथ? अचानक कैसे आना हुआ? अरे दीदी, वो नेहा जिद कर रही थी कि हर बार बुआ हमारे यहाँ छुट्टियां मनाने आती है, लेकिन इस बार हम उनके यहाँ छुट्टियां मनाने जाएंगे। ये सुनकर सुरभि हैरान रह गई। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा दीदी, अभी आप खाना बना दीजिए, वो क्या है ना, हम खाना खा के नहीं आए। हाँ, लेकिन भाभी आप जरा आइए ना मेरे साथ रसोई में मदद करने। अरे जरूर आती दीदी, लेकिन वो क्या है ना, मेरे हाथ में ये मोच आ गई है, सुबह नहाते वक्त बाथरूम में फिसल गई थी ना। वैसे आप वहाँ आती थी तब भी तो मैं अकेले ही सारा काम करती थी। अच्छा दीदी, खाना अभिनव के लिए भी बना देना, वो ऑफिस से लौटते वक्त खाते हुए जाएंगे, और सुबह उनका टिफिन भी पैक कर देना। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहा। 1 हफ्ते में सुरभि की हालत खराब हो गई और उसने रूपाली से पूछा, भाभी वैसे आप कब जा रही हो? बस छुट्टी खत्म होते ही चली जाऊंगी दीदी। अब सुरभि को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रूपाली से माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भाभी, मेरे आने से आपका कितना काम बढ़ता होगा। आज मेरे सर पर पड़ा तो मुझे एहसास हुआ, लेकिन अब मैं बेवजह कभी मायके नहीं आऊंगी। अच्छी बात है दीदी जो आपको मेरी तकलीफ समझ आ गई। वैसे आप बुरी नहीं है दीदी, लेकिन सच तो ये है कि हर वक्त अपने मायके में पड़ी रहने वाली ननद अच्छी नहीं लगती। रूपाली का मिशन सक्सेसफुल रहा और वो खुशी खुशी अगले ही दिन अपने ससुराल लौट आई। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? बाबूजी वहाँ धूप में अकेले हल चला रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम कर रहे हो। ओए छुटंकी, तू ज्यादा मत बोल समझी। और वैसे भी बाबूजी ने ही कहा है हमें यहाँ बैठने को। बाबूजी ने कहा है मतलब? हाँ, हम तो गए थे बाबूजी की मदद करने, पर उन्होंने ही मना कर दिया, तो हम क्या करें? अरे जाओ जाओ, तुम दोनों आलसियों को मैं जानती हूँ। वो छोड़, ये बता खाना लाई है? अपने भाई के सवाल का राधा ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में खाना का डब्बा वहीं पटक कर अपने पिता के पास जाने लगी। दोनों भाई खाने पर टूट पड़े। उधर राधा खेत में जाकर अपने पिता से बोली, बाबूजी आओ खाना खा लो। हाँ बेटिया, बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, तुम चलो, मैं बस अभी आया। लाइए मैं कर देती हूँ, आप जाकर खाना खा लो। नहीं बेटिया, देखो कितनी धूप है, मेरी बिटिया काली हो जाएगी, फिर कौन ब्याह करेगा? कल्लो से। कल्लो, ये नाम भी अच्छा है वैसे बाबूजी। इस बात पर रामलाल और राधा जोर जोर से हंसने लगे। रामलाल के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ा अमित, फिर सुमित और सबसे छोटी राधा। रामलाल की पत्नी का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उसने बड़ी तकलीफें झेलकर अपने तीनों बच्चों को पाला था, मगर ये बात सिर्फ राधा ही समझती थी। उसके दोनों भाई 1 नंबर के आलसी और लापरवाह थे। बुढ़ापे में भी रामलाल को ही खेती का सारा काम करना पड़ता था। जीवन की गाड़ी बस किसी तरह खींच रही थी। फिर एक दिन उसी गांव के जमींदार सेठ हरिलाल के पास एक किसान भागा भागा पहुंचा। जमींदार साहब, जल्दी खेत में चलिए। अरे पर हुआ क्या? वो रामू को सांप ने काट लिया है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो चलो, जल्दी चलो। किसान की बात सुनते ही गांव का जमींदार हरिलाल फौरन खेत पहुंचा। दरअसल हरिलाल और रामलाल बचपन के दोस्त थे। फर्क सिर्फ इतना था कि रामलाल एक किसान का बेटा था और हरिलाल एक जमींदार का। हरिलाल ने कई बार रामलाल की पैसों से मदद करने की कोशिश की, लेकिन खुददार रामलाल ने हरिलाल से सिर्फ उसकी दोस्ती चाही। खेत में पहुंचते ही हरिलाल ने रामलाल का सिर अपनी गोद में रखा और रोने लगा। रामू,
तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने गाड़ी मंगा ली है, तुझे तुरंत अस्पताल लेकर जाऊंगा। ना हरिया, अब वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी कमला के पास जाने दे, बस तू एक एहसान कर देना मेरे भाई मुझ पर। हाँ हाँ, बोल मेरे भाई बोल। और फिर रामलाल ने हरिलाल के कानों में कुछ कहा और फिर उसी की गोद में दम तोड़ दिया। अगले दिन अंतिम संस्कार के बाद हरिलाल ने सुमित और अमित को अकेले में बुलाया और कहा, तुम्हारे पिताजी को किसी मामूली सांप ने नहीं काटा था, वो एक इच्छाधारी नागिन थी। रामू चाहता तो उसे फावड़े से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से इच्छाधारी नागिन ने उसे एक वरदान दिया कि उसकी बेटी यानी तुम्हारी बहन राधा जब 21 साल की हो जाएगी तब वो जिस भी चीज को छुएगी वो सोने की बन जाएगी। हरिलाल ने अपनी बात कह दी थी, जिसे सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत राधा के पास पहुँचे। राधा, तू बिल्कुल परेशान मत होना बहन, बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ है, अब से हम दोनों भाई तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपने पिता को खो चुकी राधा को अपने भाइयों की बात सुनकर बहुत राहत मिली। फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई और जैसे ही दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को वरदान वाली बात बताई तो दोनों जेठानी और देवरानी के मन में भी अपनी इकलौती ननद के लिए प्यार उमड़ पड़ा। दोनों राधा को अपने साथ रखने के लिए झगड़ने लगी और फिर, राधा हमारे साथ रहेगी, बस बात खत्म। अरे एक ही प्यारी ननद है मेरी। हाँ, और मेरी तो जैसे 4-4 नंदे हैं ना। राधा हमारे साथ रहेगी, मैंने कह दिया। राधा को ये सोचकर खुशी हो रही थी कि उसकी दोनों भाभियां उससे कितना प्यार करती हैं, लेकिन दोनों के झगड़े को खत्म करने के लिए कोई तो रास्ता निकालना ही था। इसलिए तय हुआ कि राधा 3 महीने एक भाई के पास रहेगी और अगले 3 महीने दूसरे भाई के पास। इस दौरान दोनों ही भाभियां राधा का बड़ा ख्याल रखती और फिर वो दिन भी आ गया जब राधा 21 साल की होने वाली थी। रात 12 बजते ही सबने मिलकर राधा के 21वें जन्मदिन का केक काटा और फिर, चलो राधा, ये 3-3 महीने का चक्कर छोड़ो, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी हमेशा के लिए। अरे ऐसे कैसे है? राधा का ख्याल तो हमने भी रखा है, राधा हमारे पास रहेगी। आपको क्या लगता है सारा सोना खुद रख लोगे और मैं बस देखता रहूंगा? सोने की बात सुनकर राधा हैरान थी और वहीं उसके दोनों भाई और भाभियां फिर से लड़ने लगे। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया और तभी राधा अपनी दोनों भाभियों को रोकने के लिए आगे बढ़ी और फिर, अरे क्या कर रही हो, हमें मत छुओ, कहीं हम सोने के बन गए तो। 1 मिनट, लेकिन तुम दोनों तो अभी पहले जैसी ही हो। राधा, जरा एक गिलास तो पकड़। राधा ने अमित के हाथ से वो गिलास ले लिया, लेकिन वाकई में उस गिलास को भी कुछ भी नहीं हुआ। अमित, सुमित और उनकी पत्नियों को समझते देर नहीं लगी कि उनके साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया है। चारों ने अपना माथा पीट लिया और फिर, क्या हुआ भैया, मुझे भी तो कुछ बताओ, आखिर हो क्या रहा है? ऐसा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब तू ही रखे से अपने पास। अच्छा, मैं क्यों रखूं? अब सच्चाई का पता चल गया तो मेरे सिर पर मर रहे हो उसे, हैं? तो फिर ठीक है, राधा तो निकल यहाँ से। मतलब मैं कहाँ जाऊंगी भैया? हमें नहीं पता, जहाँ मर्जी जा, हमसे झूठ बोला गया। अरे बाबूजी ने धोखा किया है हमारे साथ। राधा को जैसे ही पूरी बात पता चली तो उसके दिल के साथ साथ उसका भ्रम भी टूट गया। वो खुद भी अपने भाइयों के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो रोते हुए घर से बाहर निकली तो उसे अपनी गाड़ी के साथ हरिलाल खड़ा दिखाई दिया। हरिया चाचा, देखो ना मेरे भाइयों ने मुझे। मैं सब जानता हूँ बेटी, इसीलिए तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब तू मेरे साथ चल, आज से तू बहू है। मेरा बेटा विमल बहुत होनहार और समझदार है और उसके साथ तेरा रिश्ता तो मैंने और तेरे बाबूजी ने बचपन में ही तय कर दिया था। रामू को तेरी बड़ी फिक्र रहती थी और उस दिन भी उसने मुझसे यही कहा था, बस मेरी राधा का ख्याल रखना हरिया। चिंता मत कर रामू, मैं जल्दी उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा और फिर उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तेरा बहुत धन्यवाद भाई। बस तभी मैंने तेरे भाइयों को इच्छाधारी नागिन के वरदान की झूठी कहानी सुनाई। फिर जो हुआ वो सब तो तू जानती है बेटी। राधा को पूरी सच्चाई बताने के बाद हरिलाल उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के मंदिर में लेकर आया, जहां उसका बेटा विमल राधा के इंतजार में खड़ा था और पास ही शादी का मंडप भी तैयार था। बस बस बेटी, आज से मैं ही तेरा ससुर और मैं ही तेरा बाप हूँ और चिंता मत करना, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। मैं जानता हूँ तू मेरे घर को स्वर्ग बना देगी और तू चिंता मत करना बेटी, तू जिस चीज पर हाथ रखेगी तेरा ये बाप